जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एडिटोरिया का जो 5000 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग सेट नंबर पहला लिए हैं। यह 50 क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा और इसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए एक बार रिवीजन के तौर पर आप लोग भी इसको देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही यह प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यह 2 करें कि निम्नलिखित कथनों पर जो है यह विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यह जो है 4 वर्ष का होता है। कथन क्या है? गलत। चूँकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता चूँकि वह एक क्या है, अस्थायी सदन है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी आवश्यक है। ये कथन भी आपका गलत है। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम यह 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। 35 वर्ष किसका है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य यह प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। नहीं, 1/4 नहीं, 2/3 होता है। यानी कि ये कथन भी क्या होगा आपका, यह गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यह 2 का हो जाएगा 4। उपरोक्त में से सभी करें। कौन सा कथन गलत है? तो सभी कथन क्या है, गलत है। करें कि धन विधेयक को यह राज्यसभा, ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक के रख सकता? यह अधिकतम 14 दिन तक रोक के रख सकता। 14 दिन के बाद वह स्वतः ही पारित समझ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि कोई व्यक्ति यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु जो है पात्र होगा तब जब क्या होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। करें कि भारत के राज्य क्षेत्र से जो है कम से कम, यह भारत के राज्य क्षेत्र से कम 10 वर्षों तक जो है यह न्यायिक पद पर जो है नियुक्त होने का पात्र जो होगा। वह पहला जो है वह भारत के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के या अधिवक्ता के रूप में हो। और दूसरा उसकी आयु जो है कम से कम यह 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। केवल एक सही है चूँकि न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उसकी जो है न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन मैक्सिमम उम्र जो है यह 65 वर्ष न्यायाधीशों का है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। करें कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन में दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा यह 2 माह, यानी कि 60 दिन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। करें कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यह कब लाया गया था। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था यह पहली बार कब लाया गया था? यह 1963 में लाया गया था। 7 नंबर प्रश्न करें कि राज्य के नीति तत्व के प्रवर्तन के लिए यह किस अनुच्छेद के जो है उपबंध किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा राज्य के नीति तत्व न्यायालय में परिवर्तन यह नहीं है। परिवर्तन के अनुच्छेद जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन 37, यह ऑप्शन नंबर ए 37, अनुच्छेद 37। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो चलैया समिति का जो गठन है यह 1991 में किया गया। अगला क्वेश्चन को देखेंगे
करें निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध यह कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? कोको उत्पादन यह चमड़ा उत्पादन से है, तो यह भूरी क्रांति। 10 नंबर प्रश्न करें कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार जाना जाता है किससे? हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या फिर ऑप्शन डी में है हॉट मनी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉट मनी के नाम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न करें कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन में है आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति, दूसरा है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, और तीसरा है यह विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, और चौथा है यह कृषि उपज मंडी समिति। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति होता। आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। अगला है असहयोग आंदोलन कार्यक्रम, यह शामिल नहीं है। करें कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर सरकारी पदों का त्याग शामिल है, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकील का बहिष्कार और सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ये असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। तो 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? दांडी मार्च की समाप्ति जो हुआ किस तिथि को हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा यह 6 अप्रैल 1930। इसी दिन दांडी मार्च समाप्त हुआ और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया गया था। अगला है करें कि गांधी के जीवन काल में यह घटी घटनाओं का क्रमानुक्रम सही है। चौरी चौरा कांड यह 4 फरवरी 1922 और कहीं कहीं आपको 5 फरवरी 1922 भी देखने को मिलता है, तो 4 या 5 दोनों ध्यान में रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जो है 7 सितंबर 1931, ये कथन भी क्या है? सही है। उसके बाद है पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ये कथन भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था 9 अगस्त 1942 को, यानी कि ये कथन आपका क्या है? गलत है, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन जो किया, यह कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया यह 1829 के यह नियम यह 17 के तहत किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं करें कि बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह लॉर्ड एल्गिन प्रथम को, यानी बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय यह किसको जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे करें कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो था कौन शामिल नहीं था? देखिए, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार ये सब शामिल था, लेकिन पल्लव इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शव को दफनाने के अवशेष मिले, शव को सिर के जो है सिर किस दिशा में रखे मिले? तो सिर जो रखा मिला यह किस दिशा में मिला? यह उत्तर की ओर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया? तो याद रखिएगा 2 संप्रदाय में जो विभाजन हुआ वह चतुर्थ बौद्ध संगति में। ऑप्शन आपका डी। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलग्राम, जम्मू कश्मीर में। अगला है महावीर स्वामी को यह किस नदी तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ था? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी को यह कैवल्य की जो यह प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला है कराई कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे
मखलिपुत्र गोसल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह सी। अगला है, किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया। तो किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां के काल को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। मुगल काल में मुहतसिब कौन होता था। तो मुगल काल में जो मुहतसिब होता था वह आचरण अधिकारी होता था। ऑप्शन हो जाएगा डी। दीवान ए अर्ज का संबंध है सैन्य विभाग से, और दीवान ए अर्ज शुरू किया था किसने, बलबन ने, याद रखिएगा। उसके बाद है बसावन एवं दशावन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। बसावन एवं दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर के। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पढ़ा है परमाणु, विद्युतगिरी और राज्य। नरोरा जो पड़ता है यह कहाँ पड़ता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नरोरा पड़ता उत्तर प्रदेश में। ये कथन क्या है, सही है। ये कथन आपका क्या है, यह सही है। उसके बाद यह दूसरा में जो है यह कुदानकुलम कर्नाटक में नहीं है। काकरापारा गुजरात में, यह तारापुर महाराष्ट्र में। बाकी सब कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि 38वीं समानांतर रेखा यह किन देशों के यह मध्य स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना, यह तो है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना। याद रखिएगा कि जो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है उसको अच्छा ईंधन नहीं माना जाता। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये सही है। 1 और 2 सही है, लेकिन दूसरा नंबर कथन क्या है, यह गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं आपका 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को यह सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को यह सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका राइट आंसर जो होगा विटामिन B7 बालों का झरना, ठीक है। उसके बाद विटामिन B7 यह बालों का झरना। विटामिन B12 प्रनाश रक्तता होना। विटामिन A बांझपन और विटामिन K रक्त के थक्का जमने, यानी कि 3 1 4 2 ऑप्शन हो जाएगा ए। विटामिन B7 यह हो गया बालों का झरना। B12 प्रनाश रक्तता होना, और ई जो है बांझपन, और आपका यह विटामिन K रक्त के थक्का जमने से संबंधित है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है वह क्या है। जो तारों के मध्य यह दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह गैलेक्टिक इकाई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे है कौन सा रोग यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक कम होता। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता। तो इसका राइट आंसर जो है वह कौन सा होगा। तो यह राइट आंसर है वर्णंधता। ऑप्शन हो जाएगा बी। करें कि यह हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता। तो हीमोग्लोबिन ये किसका वहन करता, तो यह ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को यह क्या कहा जाता, तो यह गुप्त ऊष्मा कहा जाता। किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं क्या, गुप्त ऊष्मा। निम्न में से निम्नलिखित यह कोशिका अंगों में से यह किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। किसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, तो यह जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता।
अगला कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है। तो यह जंतुओं के यकृत और गुर्दे, जबकि मछली के तेल, पालक, आम, ये सब में विटामिन ए का स्रोत है। फिर इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए तो कह रहे कि यह प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, और विद्युत प्रवाह का जो होता है वह एम्पियर, बल का होता है यह न्यूटन, और पावर का होता है वाट। तो इसका राइट आंसर 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? बी। प्रतिरोध ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल का न्यूटन और पावर का होता है वाट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38। क्रेकिया धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला जो है वह कौन सा होगा? धातुओं में सबसे कम घनत्व इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? लिथियम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न पर। करें कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है जो लोचदार गुण होते हैं। बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण जो तय करता वह कौन करता? तो यह राइट आंसर होगा, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका 40 हो गया 41। करें कि देवप्रयाग यह किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग जो है यह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर मिलता है क्या? देवप्रयाग। निम्नलिखित में से किस राज्य में यह कर्क रेखा किस राज्य में जो है यह कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाएगा वह किस क्षेत्र में? यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब करें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश में है। कथन क्या है? सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, जबकि रोहिला गुजरात में नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, करें निम्नलिखित में कौन जो है शीत महासागरीय जलधारा यह नहीं है? कौन जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अलगुहास। ठीक है, अलगुहास जो है यह शीत जो है जलधारा नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता? तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? यह कावेरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। आगे चलते हैं, करें कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो है रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह भूकंप और ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका प्रश्न नंबर आपका 48 जो है 48 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ताकलामाकन कहाँ पड़ता है? ताकलामाकन पड़ता है चीन में। फिर आपका थार जो है भारत, अटाकामा चिली, गिब्सन जो है यह अफ्रीका में नहीं पाया जाता। ये कथन क्या है? गलत है। करें कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? यह प्रतिरोध या घर्षणात्मक बीमारी, यह बेरोजगारी जो है वह कौन सा है? यह व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों के कुछ के लिए जो है यह रोजगार, ठीक है, बेरोजगार होना।
50 का लास्ट क्वेश्चन है। करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। ये कथन क्या है? सही है। और दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा यह अनुमोदित की जाती है। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है कि यह प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, योग का है पतंजलि, न्याय का गौतम, सांख्य का कपिल, चरवाक का चरवाक, वैशेषिक का कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन। ठीक है, उत्तर मीमांसा बदरायन। अब देखिएगा विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक है। तो अगर पूछ दे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मक्खले पुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी का संजय बेटले पुत्र, भौतिकवादी का पाकुद का चयन और घोर अक्रियवादी का पूरन कश्यप। तो आज आपका सेट नंबर यह 2 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट हम लोग अगला जो आएगा सेट नंबर 4 आएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।